हेलो स्टूडेंट्स। बेटा आज हम 10वीं कक्षा का क्षितिज भाग 2 का पाठ 17 संस्कृति पाठ को पढ़ेंगे कि संस्कृति है क्या चीज। संस्कृति पाठ का नाम है। इसके लेखक का नाम भदंत आनंद कौशल्यान है। यह एक निबंध है। इससे क्वेश्चन पूछा जाता है कि संस्कृति क्या है। संस्कृति एक निबंध है। यदि इसको निबंध के तौर पर भी आ जाए या अनुच्छेद के तौर पर भी आ जाए आप तो इस चैप्टर की सारांश लिख सकते हो। अब शुरू करते हैं। जो शब्द सबसे कम समझ में आते हैं और जिनका उपयोग होता है सबसे अधिक, ऐसे दो शब्द हैं सभ्यता और संस्कृति। मतलब क्या है? ये दो शब्द हैं सभ्यता और संस्कृति। प्रतिदिन इनका प्रयोग होता है लेकिन हमें समझ में कम आते हैं। इनका अर्थ का प्रयोग हमें नहीं पता। इन दो शब्दों के साथ जब विशेषण लग जाते हैं, उदाहरण के तौर पर जैसे भौतिक सभ्यता और आध्यात्मिक सभ्यता, तब दोनों शब्दों में थोड़ा बहुत अर्थ समझ में आ जाता है। यानी कि उनमें विशेषण क्या होते हैं? जो विशेषता बताते हैं। ऐसे शब्दों के साथ यदि विशेषण शब्द लगाया जाए, विशेषण लगाया गया इसमें भौतिक सभ्यता के साथ, कि भौतिक साइंस में हम सब कैसे पढ़ते हैं सभ्यता, आध्यात्मिक सभ्यता क्या होती है। दोनों शब्दों में विशेषण लगाने के बाद हमें अर्थ समझ में आता है। वह भी गलत सलत हो जाता है। कई बार हमारा अर्थ गलत हो जाता है, कई बार सही निकल जाता है। क्या यह एक ही चीज है अथवा दो वस्तुएं? मतलब पाठ में यही बताया गया है, क्या सभ्यता और संस्कृति एक चीज है या दो वस्तुएं हैं? यदि दो हैं तो दोनों में क्या अंतर है? हम इसे अपने तरीके पर समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर लेखक ने ये बताने की कोशिश की है कि सभ्यता और संस्कृति दोनों अलग हैं तो उसमें क्या अंतर है, इसको हम समझेंगे। कल्पना कीजिए, कल्पना कर रहा है यहाँ पर लेखक उस समय की जब मनुष्य या मानव ने समाज का अग्नि देवता से साक्षात नहीं हुआ था। यानी कि जब समाज में आग का आविष्कार नहीं हुआ था। आज तो घर घर चूल्हा जलता है। जिस आदमी ने पहल आग का आविष्कार किया होगा वह कितना बड़ा आविष्कार करता होगा। मतलब क्या है कि जिस व्यक्ति ने सबसे पहले आग का आविष्कार किया होगा वो ही आविष्कार करता होगा, वही संस्कृति कहलाता है। उसके मन में क्या आया होगा? अथवा कल्पना कीजिए उस समय की जब मानव को सुई धागे का परिचय न था। परिचय मतलब जानकारी नहीं थी। जिस मनुष्य के दिमाग में पहल बात आई होगी कि लोहे के टुकड़े को घिसकर उसके एक सिरे को छेद कर और छेद में धागा पिरोकर कपड़े के दो टुकड़े एक साथ जोड़े जा सकते हैं, वह भी कितना बड़ा आविष्कार करता रहा होगा। पहले उदाहरण में उन्होंने लेखक ने आग का आविष्कार बताया है। दूसरे उदाहरण में उन्होंने सुई धागे का, कि ऐसा भी कोई मनुष्य है जिसके मन में आया होगा कि एक लोहे का टुकड़ा है, उसको हमने घिसाना है, एक सिरे को पैना बनाना है, नुकीला बनाना, और दूसरे सिरे में छेद बनाना है क्योंकि उसमें धागा पिरोएंगे। और ये किस काम आता है? ये दो कपड़े के टुकड़ों के सिलने के काम आता है। तो क्या सोचकर बनाया होगा? पहले तो जैसे उसने आग का आविष्कार किया है, मनुष्य ने जंगल में रहता था, घर नहीं था उसके पास, उसके अंदर पेट के अंदर भूख की ज्वाला भड़की, आग लगी तो उसने जंगल में खाने की चीजें ढूंढी, फिर उसने वो कच्चा खाना खाया। फिर उसके मन में आया होगा कि क्या ये खाना पकाकर भी खाया जा सकता है, तो उसके मन में आग का आविष्कार हुआ। और फिर जब उसके पेट की अग्नि बुझ गई और भूख बंद हो गई तो सर्दी का मौसम आया तो उसके पास कपड़े नहीं थे। वो पेड़ के पत्तों से अपने शरीर को ढक रहा था। तो उसने अपने दिमाग में सोचा होगा, विचारा होगा कि एक लोहे के टुकड़े से ऐसे सुई बनाए जिससे दो कपड़ों को सिला जाए और अपने तन को ढका जाए। ऐसे उसने सोचा होगा, कल्पना कर रहा है यहाँ कवि लेखक।
इन्हीं दो उदाहरणों पर विचार कीजिए। दो उदाहरण दिए उन्होंने। पहले उदाहरण में एक चीज है कि किसी व्यक्ति विशेष की आग का आविष्कार कर सकने की शक्ति, और दूसरी चीज है आग का आविष्कार। इसी प्रकार दूसरे सुई धागे के उदाहरण में एक चीज है सुई धागे का आविष्कार कर सकने की शक्ति, ताकत, और दूसरी चीज है सुई धागे का आविष्कार। कि दो तरह का आविष्कार किया था। पहले किया था उसने आग का आविष्कार, दूसरी बार किया था उसने सुई धागे का आविष्कार। जिस योग्यता, प्रवृत्ति अथवा प्रेरणा के बल पर आग का व सुई धागे का आविष्कार हुआ, वह है व्यक्ति विशेष की संस्कृति। क्योंकि जिस व्यक्ति ने आग का आविष्कार किया था और जिस व्यक्ति ने सुई धागे का आविष्कार किया था, वही विशेष संस्कृति कहलाता है। और उस संस्कृति द्वारा जो आविष्कार हुआ है, जो चीज हमने अपने तथा दूसरों के लिए आविष्कार की, उसका नाम है सभ्यता। उसके बाद जैसे आग पहले तो उन्होंने खाना बनाने के लिए बनाई, फिर धीरे धीरे हमारे प्रतिदिन प्रयोग में आने लगी। आज हर घर में चूल्हा जल रहा है, गैस चल रही है, सभी खाना पकाकर बना रहे कर खा रहे हैं। उसी प्रकार सुई का आविष्कार होने के बाद सुई कई जगह पे काम आती है, मशीन में भी काम आती है, कपड़े सिलने में काम आती है। ऐसे ये जो बाद में हमने उनका प्रयोग बदला है, तो उसका नाम कहलाता है सभ्यता। जिस व्यक्ति ने पहली चीज जितनी अधिक व जैसी परिष्कृत मात्रा में होगी, वह व्यक्ति उतना ही अधिक व वैसा ही परिष्कृत आविष्कार करता होगा। परिष्कृत मतलब पुरस्कार, सम्मानित मात्रा। कि जिस व्यक्ति ने पहली बार सोचा होगा, वह उतना ही आविष्कार करता होगा। एक संस्कृत व्यक्ति किसी नई चीज की खोज करता है। संस्कृति नई चीज की खोज करता है, किंतु उसकी संतान को वह अपने पूर्वज से अनायास ही प्राप्त हो जाती है। क्या मतलब है कि आपके बड़े बूढ़े दादा ने कोई नई चीज खोजी होगी, जैसे आपके लिए नया घर बनाया होगा, तो आपको तो आपने पूर्वज से अनायास ही वह मिल गया, आपको उसे बनाने की जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन जो आपके पूर्वज थे वे तो संस्कृति कहलाएंगे, और जो आपको मिला है वो सभ्यता कहलाता है। जिस व्यक्ति की बुद्धि ने अपना, उसके विवेक होता समझदारी ने किसी भी नए तथ्य, नए विचार का दर्शन किया, वह व्यक्ति ही वास्तविक संस्कृत व्यक्ति है। यानी कि मतलब इसका क्या है, जिस व्यक्ति ने पहली बार सोचा होगा कि इस चीज का आविष्कार करना है और ये चीज किस काम आती है, उसके दिल और दिमाग में आया होगा, वही व्यक्ति असल में संस्कृत व्यक्ति है। और उसकी संतान, जिससे उसे अपने पूर्वज से वह वस्तु अनायास ही प्राप्त हो जाती, उसे कुछ मेहनत नहीं करनी पड़ती, कुछ सोचना नहीं पड़ता, अपने पूर्वजों से, अपने बड़े बूढ़ों से वह चीज मिल जाती है, वह एक सभ्यता कहलाती है। वह अपने पूर्वज की भांति सभ्य भले ही बन जाए, उसमें संस्कार तो जरूर है अपने बड़े बूढ़ों के प्रति, लेकिन वे संस्कृति नहीं कहला सकते। एक आधुनिक उदाहरण लेते हैं, आधुनिक मतलब आज का उदाहरण लेते हैं हम। न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत का आविष्कार किया था, वह संस्कृत मानव था। आज के युग में भौतिक विज्ञान का विद्यार्थी न्यूटन की गुरुत्वाकर्षण से तो परिचित है, लेकिन उसके साथ उसे और भी अनेक बातों का ज्ञान प्राप्त हुआ है, जिसने शायद न्यूटन अपरिचित रहा हुआ। न्यूटन ने तो क्या हुआ था, एक बाग में घूम रहा था न्यूटन, तो वहां पर एक सेब पेड़ से नीचे गिरा, तो न्यूटन ने देखा कि यह सेब पेड़ से नीचे ही क्यों गिरा है, ऊपर भी तो जा सकता था, जमीन पर ही क्यों गिरा। उसके मन में, उसके दिमाग में विचार आया कि यह तो गुरुत्वाकर्षण के कारण है। तो सबसे पहले न्यूटन के दिमाग में आया था, इसलिए उसे गुरुत्वाकर्षण शक्ति का परिचित या संस्कृति मानव कहा जाता है। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद उस चीज से, उस ज्ञान से हमें बहुत ही एक्सपेरिमेंट किए, बहुत चीजें बदली, बदलाव आए, लेकिन वो एक सभ्यता कहलाती है। ऐसा होने पर भी हम आज के भौतिक विज्ञान के विद्यार्थी को
न्यूटन की अपेक्षा अधिक सभ्य भले ही कह सकते हैं, पर न्यूटन जितना संस्कृत नहीं कह सकते। क्या मतलब है इसका? कि आज के विद्यार्थी जो साइंस पढ़ते हैं, हो सकता है कि वे न्यूटन से भी ज्यादा ज्ञानी हो सकते हैं, लेकिन हम संस्कृति उनको नहीं कह सकते, क्योंकि खोज तो न्यूटन ने ही की थी, वे तो सभ्यता ही कही जाएगी। आग के आविष्कार में कदाचित पेट की ज्वाला की प्रेरणा एक कारण रही, कि पेट के अंदर ज्वाला अग्नि भड़की। सुई धागे के आविष्कार में शायद शीतोष्ण, शीतोष्ण होता है ठंडा मौसम, सर्दी का मौसम, से बचने तथा शरीर को सजाने की प्रवृत्ति का विशेष हाथ रहा होगा। मतलब क्या है कि मनुष्य के पेट की आग तो बुझ गई, उसकी खाने की तृप्ति तो हो गई, उसका पेट तो भर गया, लेकिन जब वो बाहर सोने लगा तो सर्दी का मौसम आया, तो उसके मन में विचार आया होगा कि उसका शरीर को ठंड लग रही है, तो उस सर्दी से बचने के लिए उसने कुछ कल्पना की होगी कि कुछ इस शरीर को ढकने के लिए बनाया जाए। आप कल्पना कीजिए उस आदमी की जिसका पेट तो भरा है, जिसका तन भी ढका, अब उसका तन शरीर भी ढक गया, पेट भी भर गया, अब उसके मन में क्या इच्छा जागी? लेकिन जब वह खुले आकाश के नीचे सोया हुआ रात के जगमगाते तारों को देखता है, तो उसको केवल इसलिए नींद नहीं आती क्योंकि वह यह जानने के लिए परेशान है कि आखिर यह मोती भरा थाल क्या है। मोती भरा थाल आकाश में रात में चमकते तारों को कहा गया है। एक प्रश्न पूछा उसने अपने मन से, क्योंकि उसकी पेट की ज्वाला, पेट भी भर गया था और उसके शरीर पर कपड़ा भी आ गया था। अब फिर भी उसके मन में विचार आया कि आसमान में तारे चमक रहे हैं, क्या कारण है? पेट भरने और तन ढकने की इच्छा मनुष्य की संस्कृति की जननी है। मतलब पेट भरा और तन ढका तो उसका जन्म हुआ था वहां, उस चीज का, अग्नि का और सुई धागे का। पेट भरा और तन ढका होने पर भी ऐसा मानो जो वास्तव में संस्कृत है निठल्ला नहीं बैठ सकता। जिसने मन में ये सोच लिया कि आगे मैंने कुछ सोचना है, कुछ विचार करना है, तो वह कभी भी निठल्ला या आराम से नहीं बैठ सकता। उसके मन में अलग अलग तरह के नए नए विचार आएंगे। हमारी सभ्यता का एक बड़ा अंश होता है टुकड़ा, हमें ऐसे संस्कृत आदमियों से मिला है जिसकी चेतना पर स्थूल भौतिक, स्थूल होता है बड़ा, सूक्ष्म होता है उसका विपरीत सब छोटा, भौतिक कारणों का प्रभाव प्रधान रहा है, किंतु उसका कुछ हिस्सा हमें मनीषियों, ऋषि मुनियों से भी मिला है, जिन्होंने तथ्य विशेष को किसी भौतिक प्रेरणा के वशीभूत होकर नहीं, बल्कि उनके अंदर की सहज संस्कृति के कारण प्राप्त किया है। प्राचीन समय में ऋषि महाराजा होते थे, उन्होंने भी ज्ञान था, नॉलेज थी कि किस प्रकार की संस्कृति है, क्या हमें चाहिए होता है, उन्हें अच्छी प्रकार से जानकारी थी। रात के तारों को देखकर न सो सकने वाला मनीषी, मनीषी हम मनुष्य है, महर्षि या ऋषि को भी कहा गया है, हमारे आज के ज्ञान का ऐसा ही प्रथम पुरस्कार करता था, क्योंकि जिसने पहली बार सोचा वही प्रथम पहली बार पुरस्कार करता था, उसी को पुरस्कार मिलना चाहिए। भौतिक प्रेरणा, आपके अंदर क्या प्रेरणा जागी? ज्ञान इच्छा, आपके अंदर क्या ज्ञान जागा? क्या ये दो ही मानव संस्कृति के माता पिता हैं? दूसरे के मुंह में कोर डालने के लिए जो अपने मुंह का कोर छोड़ देता, कोर होता है खाने का टुकड़ा छोटा सा। कई बार क्या होता है कि हम खाना खाते हैं, अपने मुंह में खाना डालते हैं, लेकिन उसको यह बात क्यों और कैसे सूझती होगी कि यदि आप खाना खाते हो और आपके सामने कोई भूखा मनुष्य आ जाए और आपसे कोई खाना मांगने लग जाए, तो अपने मुंह का खाना छोड़कर आप दूसरे के मुंह में डालते हो, वही एक संस्कृति मनुष्य कहलाता है। उसको यह बात क्यों और कैसे सूझती है, जानती है? रोगी बच्चे को सारी रात गोद में लिए जो माता बैठी रहती है, वह आखिर ऐसा क्यों करती है? कि एक माता है, उसका बच्चा बीमार है, फिर भी वो सारी रात उसको रखती है। सुनते हैं कि रूस का भाग्य विधाता, रूस का भाग्य लिखने वाला भगवान लेनिन
नाम का एक राजा था। अपनी डेस्क में रखे हुए डबल रोटी के सूखे टुकड़े स्वयं न खाकर दूसरों को खिला दिया करता था। मतलब उसके अंदर इतनी दया भाव थी कि उसके सामने यदि कोई भूखा मनुष्य आता था तो वो अपना वो टुकड़ा जो खुद खाना चाहता था वो दूसरों को खिला देता था। वह आखिर ऐसा क्यों करता था? प्रश्न पूछे गए हैं इसमें सारे लेखक ने। संसार के मजदूरों को सुखी देखने का सौपन देखते हुए कार्ल मार्क्स ने अपना सारा जीवन दुख में बिता दिया। कार्ल मार्क्स एक नाम का व्यक्ति था जिसने पूरे संसार में मजदूर वर्ग गरीब होता है, उसको खाने के भी लाले पड़े रहते हैं, तो उसको देखकर वह बहुत दुखी हुआ। उसने मजदूरों को देखकर ऐसा लगा कि इन्हें भी किसी चीज की जरूरत होती है और उससे जितना हो सका उन्होंने मजदूरों के दुख में साथ दिया और उनको खाने की चीजें दी। और इन सब से बढ़कर आज नहीं, आज से 2500 वर्ष पूर्व पहले सिद्धार्थ ने अपना घर, केवल इसलिए सिद्धार्थ कौन है यहाँ, महात्मा बुद्ध को कहा गया है। महात्मा बुद्ध का पहले नाम सिद्धार्थ था। उसने अपने घर को त्याग दिया था। किसी तरह तृष्णा उसके मन में इच्छा जागी थी, वशीभूत लड़ती कटती मानवता सुख से रह सके कि मनुष्य के अंदर क्या लड़ाई झगड़ा क्या क्या चीजें आती होती हैं, यह समझने के लिए उसने घर का त्याग दिया था और वह बाहर जंगल में निकल गया था कि मनुष्य जीवन में कितने दुख कितनी चीजें आती हैं, यह समझने के लिए उसने घर त्याग दिया था महात्मा बुद्ध ने। हमारी समझ में मानव संस्कृति की जो योग्यता आज वह सुई धागे का आविष्कार कराती है वह भी एक संस्कृति है, और जो योग्यता तारों की जानकारी कराती है कि आकाश में तारे क्यों हैं कैसे हैं, वह भी एक संस्कृति है। और जो योग्यता किसी महामानव में सर्वस्व त्याग कराती है वह भी एक संस्कृति है। जो ये सारी चीजें मनुष्य के मन में जागृत होती हैं, उत्पन्न होती है, वही बड़ा मनुष्य होता हो, सबसे बड़ा त्यागी मनुष्य होता है और सबसे बड़ा संस्कृति मनुष्य वही होता है। और सभ्यता आती है, संस्कृति के बाद सभ्यता है। सभ्यता है संस्कृति का परिणाम। अभी जो संस्कृति थी उसका क्या परिणाम निकलता है, क्या नतीजा निकलता है, क्या फल निकलता है, ये हमारी सभ्यता कहलाती है। हमारे खाने पीने के तरीके, हमारे उड़ने बैठने के तरीके, हमारे गमन के साधन, आने जाने के साधन, हमारे परस्पर कट मरने के तरीके, सब हमारी सभ्यता। मानव मनुष्य ने आविष्कार तो किया, लेकिन उस आविष्कार का हमने प्रयोग कहाँ कैसे किया, अलग अलग तरीके से किया, वो एक सभ्यता कहलाती है। मानव की जो योग्यता उसने आत्म विनाश के साधनों का आविष्कार कराती है, हम उसे उसकी संस्कृति कहें या असंस्कृति। ऐसे भी कुछ आविष्कार हुए हैं जिसने मनुष्य ने उसका गलत प्रयोग किया था और उसे गलत तरीके से प्रयोग किया था, उसे हम संस्कृति नहीं कह सकते, उसे हम संस्कृति का अपमान कह सकते हैं, यानी कि असंस्कृति उसका उल्टा शब्द कह सकते हैं। और जिन साधनों के बल पर वह दिन रात आत्म विनाश में जुड़ा था, ऐसे साधन थे जो मनुष्य के लिए भले के लिए बनाए थे, लेकिन उनके बुरे के लिए वह उसका विनाश कर रहा है, उसका नाश कर रहा है, ऐसे प्रयोग कर रहा है, तो हम उसकी सभ्यता समझे या असभ्यता। वह सभ्यता नहीं कहलाती, वह असभ्यता कहलाती है। संस्कृति का यदि कल्याण की भावना से नाता टूट जाएगा, कल्याण होता भलाई, संस्कृति इसीलिए होती है कि मनुष्य की भलाई हो, लेकिन उसका नाता टूट जाता है तो वह असंस्कृति ही रहेगी। यदि हम उसका गलत प्रयोग करते हैं, किसी अच्छी चीज का हम गलत प्रयोग करते हैं तो वह गलत ही कहलाएगी। और ऐसी संस्कृति का अवश्य भावी परिणाम असभ्यता के अतिरिक्त दूसरा क्या होगा, तो संस्कृति ही असंस्कृति कहलाएगी, तो सभ्यता भी अपने आप ही असभ्यता हो जाएगी, मतलब इसका विपरीत रूप धारण कर लेगी। हम किसी भी चीज का, अच्छी चीज का गलत प्रयोग करते हैं तो वह असंस्कृति कहलाती है। संस्कृति के नाम से जिस कूड़े करकट के ढेर का बोध होता है, कूड़ा करकट मतलब गंदगी, वह न संस्कृति है और न रक्षणीय वस्तु। जैसे हम किसी गंदगी
या हम अशुद्ध विचार या हम गंदे विचारों को अपने मन में रखते हैं तो हमारी संस्कृति नहीं होगी, वह हमारी रक्षा नहीं कर सकती। वह सन सन पल पल परिवर्तन होने वाले संसार में किसी चीज को पकड़कर बैठा नहीं जा सकता, यानी कि बदलाव आता है, उसमें परिवर्तन आता है, तो कौन किस तरह से उसका प्रयोग करता है ये उसके ऊपर डिपेंड होता है। मानव ने जब जब प्रज्ञा और मैत्री भाव से, जब जब अपनी बुद्धि से, मित्रता की भावना से कोई नई तथ्य, कोई नए विचार का दर्शन किया है तो उसे कोई वस्तु नहीं देखी है जिसकी रक्षा के लिए दल बंदियों की जरूरत होती है। कई बार क्या होता है कि मनुष्य के सामने कोई चीज आती है, उसको समझ नहीं पाता, तो उसके लिए वो दूसरे का सहारा लेता, दल बंदियों की जरूरत, इकट्ठे होकर उसकी रक्षा के लिए जरूरत पड़ती है। मानव संस्कृति एक अविभाज्य वस्तु है। अविभाज्य मतलब हम उसके टुकड़े नहीं कर सकते, और उस जिसमें जितना अंश कल्याण का है, कल्याण करके अपेक्षा श्रेष्ठ ही नहीं स्थायी भी है। मतलब संस्कृति में भलाई का भी कार्य है यदि हम उसके अच्छी तरह से प्रयोग करेंगे, लेकिन यदि हम उसका अच्छी तरह से प्रयोग नहीं करेंगे तो वह हमारा भलाई की बजाय हमारा अकल्याण करेगी, हमारा बुरा करेगी, हमारा नाश करेगी, श्रेष्ठ की ही नहीं स्थायी भी है। यह एक मजबूत है, ताकतवर है, शक्तिशाली है। लेखक इस पाठ में यही समझाना चाहता है कि सभ्यता और संस्कृति है क्या चीज। हमने इस पाठ में दोनों को समझा है कि सबसे पहले संस्कृति का जन्म हुआ, उसके बाद जो हमारे पूर्वजों से मिली है वो एक सभ्यता कहलाती है। तो संस्कृति और सभ्यता एक दूसरे के पूरक हैं, इन्हें हम अच्छी प्रकार से हमें प्रयोग करना चाहिए। हमारे पूर्वजों की श्रेष्ठ मेहनत है, मजबूती है, ताकतवर है, शक्तिशाली है, इसे हमें ऐसे नहीं प्रयोग करना चाहिए गलत तरीके से, हमें उनका मान सम्मान रखना चाहिए। यहाँ पर लेखक बदंत आनंद कौशल्याण यही कहना चाहता है। आशा करती हूँ बेटा कि आपको यह सभी समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।